आज से मैं म्यूचुअल फंड के एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं उन फंड्स का बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करूंगी जो पिछले 1-1.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कवर करूंगी और आगे आने वाली वीडियोस में दूसरे फंड्स भी आएंगे। तो अगर आपका कोई भी ऐसा फंड है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। आगे जो भी वीडियोस आएंगी उसमें मैं उन फंड्स को कवर करूंगी। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पिछले 1.5 साल से काफी खराब परफॉर्म कर रहा है। इसके पिछले 1 साल के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो वो -1% है, जबकि मिड कैप फंड के कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 19% है। इस लिस्ट में आप यहाँ देख भी सकते हो कि मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल फंड को छोड़ के ऐसा कोई फंड नहीं है जिसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हों। सभी के रिटर्न्स 18 से 20% की रेंज में है और दो फंड्स के तो 25% से भी ऊपर रिटर्न्स हैं। अब इसके बाद अगर मैं इस फंड के ईयर रिटर्न्स देखूं तो 2025 और 2026 इन दोनों ही सालों में इसने अपने कैटेगरी और बेंचमार्क इन दोनों से ही कम रिटर्न्स दिए हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद अगर आप इसके रिटर्न रेशियोज देखोगे तो वो भी सभी रेड हैं। शार्पे रेशियो हो, ट्रेन्योर रेशियो हो या फिर अल्फा, सभी अपनी कैटेगरी एवरेज से नीचे हैं। अच्छा, बाकी रिस्क रेशियोज जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन और सॉर्टिनो रेशियो, ये दोनों भी कैटेगरी एवरेज से कम है। सिर्फ बीटा ही एक ऐसा रेशियो है जो कैटेगरी से थोड़ा सही है। तो देखो, सिंपल सी बात है, फंड में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो फंड इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो चलो अब समझते हैं उन रीजंस को कि क्या गड़बड़ हो रही है। इसके लिए शुरू करते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन से। तो पोर्टफोलियो में इन्होंने टोटल 7 अलग अलग सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसा कि आप यहाँ पर इस लिस्ट में देख सकते हो। अब मैंने ना मिड कैप कैटेगरी के जो दूसरे बड़े फंड्स हैं ना, जैसे कि निप्पॉन इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन सभी फंड्स का भी पोर्टफोलियो एलोकेशन चेक किया है और सेक्टर एलोकेशन में एक चीज इन चारों में कॉमन थी। इन सभी ने कम से कम 10 या 10 से ज्यादा सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जबकि जो मोतीलाल ओसवाल फंड है ना, इसने सिर्फ 7 सेक्टर्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो फंड का सेक्टर एलोकेशन थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। चलो, अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब इसके बाद ना मैंने ये चेक किया कि टॉप 3 सेक्टर्स में वेटेज कितनी है। तो एचडीएफसी की वेटेज 57% है, एसबीआई की वेटेज है 54%, निप्पॉन इंडिया की 62% और बाकी आईसीआईसीआई और मोतीलाल ओसवाल इन दोनों की है 70%। तो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल की टॉप 3 सेक्टर्स में वेटेज सबसे ज्यादा है। तो पहली चीज तो ये कि फंड ने थोड़े कम सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है और दूसरा, जो टॉप 3 सेक्टर्स है उनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो क्लियरली फंड जो है ना वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और कुछ सेक्टर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट है। देखो, अब जब भी फंड कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट होता है तो दो चीजें होती हैं। अगर तो वो सेक्टर्स चले तो फंड के रिटर्न्स आउटस्टैंडिंग जा सकते हैं, लेकिन अगर एक दो सेक्टर्स ने भी खराब परफॉर्म किया ना तो पूरा फंड ही डाउन चला जाता है। फिर अब इसके बाद मैंने ये देखा कि आखिर वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसने इस फंड को इतना बुरा फंसाया है। तो आंसर मिला टेक्नोलॉजी सेक्टर। आप ये डेटा देखो, इस फंड ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में 25% अमाउंट इन्वेस्ट किया है। वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर मैं आपको दूसरे फंड्स की इन्वेस्टमेंट दिखाऊं ना तो एसबीआई ने सिर्फ 5% इन्वेस्ट किया है, निप्पॉन ने भी 5%, आईसीआईसीआई ने तो सिर्फ 0.4% ही इन्वेस्ट करा हुआ है और एचडीएफसी ने 8%। मतलब मिड कैप कैटेगरी के जो बाकी मेन फंड्स है ना, उनमें से कोई भी फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भरोसा नहीं कर रहा, सिवाय इस फंड को छोड़कर, मोतीलाल ओसवाल फंड को छोड़कर। और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अगर आप रिटर्न्स देखोगे ना तो लास्ट 6 मंथ्स में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, -22%, और लास्ट 1 ईयर में भी -16% के रिटर्न्स रहे हैं इस सेक्टर के। तो कुल मिलाकर सभी सेक्टर्स में जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है ना वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के ही रही है। तो क्लियरली टेक्नोलॉजी सेक्टर का डाउनफॉल वन ऑफ द मेन रीजन है इस फंड की इतनी खराब परफॉर्मेंस का। अब सेक्टर एलोकेशन के बाद एक बार इस फंड का स्टॉक एलोकेशन और देखते हैं। तो इस फंड ने सिर्फ और सिर्फ 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं अगर आप दूसरे फंड के नंबर ऑफ स्टॉक्स देखोगे ना तो वो कहीं ज्यादा है, जैसे कि आईसीआईसीआई ने 84 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर निप्पॉन ने 103 स्टॉक्स में, एचडीएफसी ने 80 स्टॉक्स में और एसबीआई ने 57 स्टॉक्स में। इसके बाद टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज अगर हम देखें तो मोतीलाल का है 33%, जबकि दूसरे फंड्स का इससे काफी कम है। और सेम ऐसे ही अगर आप टॉप 10 स्टॉक्स का भी वेटेज देखोगे ना तो मोतीलाल ओसवाल ने अपना 63% पैसा जो है वो टॉप 10 स्टॉक्स में लगा रखा है, जबकि जो दूसरे फंड्स है ना उनमें ये परसेंटेज काफी कम है, जैसे कि आप यहाँ पर इस डेटा में देख भी सकते हो। तो स्टॉक एलोकेशन के इस डेटा से भी ना ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि ये फंड बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और उतना डाइवर्सिफाइड नहीं है जितना कि बाकी फंड। अब देखो, जब भी पोर्टफोलियो में कुछ सेक्टर्स
या कुछ स्टॉक्स का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो फिर वो दो धारी तलवार बन जाती है, यानी कि टू एज्ड स्वॉर्ड। इसका मतलब है कि दो चीजें होती हैं, फिर या तो बहुत हाई रिटर्न्स आते हैं या फिर बहुत ही लो। देखो, डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे की एक रीसेंट स्टोरी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना, आपको बहुत कुछ चीजें समझ आएंगी। तो देखो, वॉरेन बफे को ना एप्पल कंपनी बहुत पसंद है और अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो में उसने कॉन्टिन्यूअसली एप्पल कंपनी के स्टॉक्स को खरीदा है। लेकिन 2024 में कुछ ऐसा हुआ कि वॉरेन बफे ने एप्पल के स्टॉक्स को एग्रेसिवली सेल करना शुरू कर दिया और अर्ली 2026 तक सेल किया। पता है उन्होंने कितने शेयर्स बेचे? 2023 तक उनके पास एप्पल के करीब 900 मिलियन शेयर्स थे और आज उनके पास सिर्फ 227 मिलियन शेयर्स बचे हैं। मतलब उन्होंने करीब 680 मिलियन शेयर्स बेच दिए, जो करीब 75% बनता है, वो भी उस कंपनी के जिसे वो बेस्ट मानते हैं। अब इसका रीजन क्या था? क्या उन्हें अब एप्पल पर भरोसा नहीं था? जी नहीं। एक्चुअल में रीजन स्टॉक पिकिंग नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो डिसिप्लिन था। देखो, एप्पल ना इतना ग्रो कर चुका था कि बर्कशायर के पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। मतलब बर्कशायर का पोर्टफोलियो एप्पल पर काफी डिपेंडेंट होने लगा था। और बुफे का एक सिंपल रूल है, कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक ही स्टॉक पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना। क्योंकि अगर एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का 50% है और अगर वो स्टॉक 40% से गिर गया, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ऐसे में सीधा 20% से गिर जाएगा। इसलिए पोर्टफोलियो को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करो। हाँ, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचो, लेकिन कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स या सेक्टर्स पर डिपेंड मत हो। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो पर शायद ये वॉरेन बफे की स्टोरी ना फिट बैठती है। फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर और कुछ 7-8 स्टॉक्स पर ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से इसके रिटर्न्स पिछले 1-1.5 साल से इतना सफर कर रहे हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो एलोकेशन के अलावा ना एक और रीजन जो मुझे समझ आया, वो ये कि इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जैसे कि कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो ना 75 है, जबकि इस फंड का टर्नओवर रेशियो 125 है। दूसरे फंड्स का भी टर्नओवर रेशियो अगर आप देखोगे ना, तो वो कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। जैसे कि निप्पॉन का टर्नओवर रेशियो सिर्फ 13% है, एचडीएफसी का 18% और एसबीआई का 39% है। अब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमें क्या बताता है? ये बताता है कि फंड अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को कितनी फ्रीक्वेंटली बाय और सेल कर रहा है। एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो मान लो किसी फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 20% है, तो इसका मतलब फंड ने पोर्टफोलियो का सिर्फ 20% पार्ट एक साल में चेंज किया है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टाइल है उस फंड का। वहीं अगर ये रेशियो 100% है, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट पूरा पोर्टफोलियो एक साल में चेंज हुआ है उस फंड का। और अगर ये रेशियो 200% है, तो इसका मतलब कुछ स्टॉक्स बार बार बाय और सेल हो रहे हैं और एक ही साल में तकरीबन 2 बार पूरा पोर्टफोलियो बदल चुका है। तो आप खुद देख सकते हो कि फंड मैनेजर ने मोतीलाल ओसवाल की होल्डिंग्स को कितना चेंज किया है। 125% रेशियो का मतलब है कि स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं किया जा रहा और फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहा है। तो मेनली इस फंड के डाउन परफॉर्मेंस में ना 3 बड़े रीजंस निकले हैं। पहला था कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर एलोकेशन, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक एलोकेशन और तीसरा हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो अब रीजंस देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फंड अपनी अंडर परफॉर्मेंस से सीख कर अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस कर रहा है? तो देखो, अगर हम इसका सेक्टर एलोकेशन दोबारा देखें, तो फंड ने पिछले एक महीने में टेक्नोलॉजी सेक्टर की वेटेज को 26% से कम किया है। अगर मैं आपको इनकी कंप्लीट स्टॉक होल्डिंग्स भी दिखाऊं, तो जिन जिन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनमें से मोस्टली स्टॉक्स की होल्डिंग्स को कम किया है। जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम्स जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आता है, उसे 8% से कम किया है। फिर कोफोर्ज की वेटेज को 1.2% से कम किया है और डिक्सन टेक्नोलॉजीज को 17.5% से कम किया है। मतलब ये फंड अब धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो वेटेज है उसको कम कर रहा है। अच्छा, अब इन सभी स्टॉक्स को बेचकर वो क्या खरीद रहा है? तो मेनली अब इसका फोकस फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वैसे तो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, पर फिर भी ये फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ ही जा रहा है। पिछले महीने इन्होंने बिलियन ब्रेन्स गैराज, जिसे हम ग्रो के नाम से भी जानते हैं, उसकी होल्डिंग्स को 37% से बढ़ाया था। वैसे मैंने रिसेंटली ग्रो स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस किया था अपने चैनल के मेंबर्स के लिए, तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर लेवल 2 मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो मोस्ट वेलकम नाम से है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने बीएससी लिमिटेड और श्रीराम फाइनेंस में अपनी होल्डिंग्स को 6% और 21% से बढ़ाया है। इसके बाद मेजर चेंज आया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की होल्डिंग्स में, जिसे इन्होंने 124% से बढ़ाया है।
और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी 8% से अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज करी हैं। तो ऑल इन ऑल फंड अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है एंड होपफुली इन चेंजेस से कुछ रिकवरी भी आएगी। अब जिन लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है उनके लिए तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो इस फंड से दूर रहना ही अच्छा है, लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और अपने पैसे पर रिस्क ले सकते हो तो थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, इस फंड का पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है और जैसा मैंने आपको बताया ऐसे पोर्टफोलियो के साथ रिटर्न्स गिर भी सकते हैं और बहुत हाई भी जा सकते हैं। तो अगर आप रिस्क लेने को रेडी हो तो ही इसमें थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आप लोग भी अपने रिस्क प्रोफाइल को समझो। अगर बिल्कुल 100% सेफ जाना है तो मैं कहूंगी एग्जिट, लेकिन अगर रिस्क लेना है तो पूरे पोर्टफोलियो का 10 से 15% इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर इससे भी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये थी मेरी इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कवर किया और इसके अंडर परफॉर्मेंस को समझा। और आगे मैं इस सीरीज में किन किन फंड्स को कवर करूं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपके जो भी फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उन सबके नाम भी जरूर कमेंट करना। Thank you so much for watching. See you guys in next video. Till then, happy investing.